Hello everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you all are doing good. सब लोग सेफ हैं. So guys, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स या फिर रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट केमिकल काइनेटिक्स. हम केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है. तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं कि जब भी हमें किसी भी रिएक्शन की रेट को स्टडी करना है उसे हम नाम देंगे केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक नाम की अगर हम बात करते हैं तो केमिकल यहाँ पे बात करी जा रही है अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड काइनेटिक्स का मतलब हो गया रेट या फिर आप बोल सकते हो अबाउट स्पीड. ठीक है. The mechanism by which the reactions and the mechanism by which the reaction proceed, कि रिएक्शन आपकी कैसे प्रोसीड हो रही है, उस रिएक्शन के ऊपर अब डिफरेंट चीजों का इफेक्ट हो सकता है. लाइक टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गई, रेट. ठीक है, इस तरीके से. तो दिस इज अबाउट केमिकल काइनेटिक्स. तो अब हम बात करेंगे अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन कि किस रेट से आपकी केमिकल इक्वेशन हो रही है, मतलब किस रेट से आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. मतलब कि आपका कंसंट्रेशन कितने अमाउंट में, किस रेट से, किस स्पीड से कम हो रहा है, एज वेल एज जब आपका रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है तो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट एंड नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट. देखो, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब ये लाइन क्या बोलना चाह रही है, जैसे ए आपके पास रिएक्टेंट है, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट बी. तो अब ये क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब आप निकालोगे, मान लो आप निकालते हो dr अपॉन dt. आपको पता है dr क्या है, रेट. ठीक है, dr अपॉन dt पर यूनिट टाइम, रेट पर यूनिट टाइम जब आप देखोगे तो रिएक्टेंट के लिए जब आप रेट लिखोगे तो दिस विल बी नेगेटिव. ठीक है, मान लो da अपॉन dt. अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो आपका रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली जब आप प्रोडक्ट के लिए रेट लिखोगे तो dr अपॉन dt दैट विल बी इक्वल्स टू db अपॉन dt. ठीक है. अब ये क्यों लिखा हमने यहाँ पे, प्लस साइन क्यों लिया, क्योंकि प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इज पॉजिटिव फॉर प्रोडक्ट एंड नेगेटिव फॉर रिएक्टेंट. देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. ठीक है. टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ले लो, फिर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, dx अपॉन dt बोल सकते हो जिसे आप. dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन. अच्छा, प्लस माइनस साइन जरूर याद रखना. प्लस माइनस साइन क्यों लगाया हुआ है, अभी अभी आपने देखा, माइनस साइन फॉर द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर द कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट आप बोल सकते हो कि कंजप्शन हो रहा है रिएक्टेंट का, एंड प्लस साइन क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है. यहाँ पे यही लिखा हुआ है, प्लस साइन इज यूज व्हेन वी रेफर टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, माइनस साइन इज यूज व्हेन वी रेफर टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन. ठीक है. ग्राफ की बात करते हो, रेट के बारे में, जब आप दो रेट को कंपेयर करते हो पर यूनिट टाइम तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है. देखो, for the reaction 2N2O5 giving rise to 4NO2 plus O2, if concentration of NO2 increases from 1.6 to 10 to the power minus 2 molar in 4 seconds, calculate the following. चार चीजें दे रखी हैं. ठीक है. आपको क्या क्या दे रखा है, आपको कंसंट्रेशन दे रखी है NO2 की जो कि इंक्रीज कर रही है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर इन 4 सेकेंड्स. अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताना है, एज वेल एज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है. तो देखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 की जब हम बात करते हैं तो देखो, NO2 क्या है, प्रोडक्ट है. ठीक है. तो देखो, प्रोडक्ट के लिए हमने पॉजिटिव साइन लिखा, dNO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन जितनी दे रखी है पर यूनिट टाइम, कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. सिमिलरली यहाँ पे अब क्या दे रखा है आपको, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2. अब O2 की भी आपको रेट बतानी है. तो देखो, रेट ऑफ प्रोडक्ट को आप बराबर कर सकते हो, dO2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/4 NO2 डिवाइडेड बाय dt, NO2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम.
ठीक है, ये किया आपने तो आपके पास आया 10⁻³ इसी तरीके से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जब आप निकालोगे N2O5 की तो क्या करोगे, दोनों रेट को इक्वल कर दो। प्रोडक्ट की रेट जितना N2O5 कंज्यूम हुआ होगा उतना ही तो NO2 आपके पास फॉर्म हुआ होगा, है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, जो रिएक्टेंट है उसके सामने नेगेटिव साइन लगाओगे और प्रोडक्ट के सामने पॉजिटिव साइन लगाओगे और आसानी से उन्हें सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेट की, एवरेज रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, द रेट मेजर्ड ओवर अ टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। एक लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद जब आप किसी भी रेट को मेजर करते हो तो उसे आप बोलते हो एवरेज रेट। एंड द रेट मेजर फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। देखो, दोनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेट कब होगी, जब आप एक लंबे वक्त के बाद रेट को कैलकुलेट कर रहे हो, और इंस्टेंटेनियस रेट मींस इंस्टेंट, तुरंत। रेट कब होगी, इंस्टेंटेनियस रेट कब होगी, जब आप एक बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइटली स्मॉल इंटरवल के लिए रेट को कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, इन अ केमिकल चेंज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व, ये चीज आपने देखी थी। As the chemical reaction proceed, the concentration of the reactant decreases. That is, products are produced. We know it very well. जैसे जैसे chemical reaction further proceed होती जाएगी तो हमारा जो reactant की concentration होगी वो कम होती जाएगी, जबकि product की concentration time के साथ increase करती जाएगी। Okay? The rate of reaction, average rate, is defined as the change of concentration of any of its reactant per unit time. ठीक है? अब देखो, कोई भी रेट होती है तो आपके पास रेट को कुछ इस तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको जो रिएक्शंस होंगी वो किस तरीके से गिवन होंगी। देखो, आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो वो इस तरीके से गिवन होगी। ठीक है, अब ये जो आपको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d गिवन है, ये सब क्या होगा, ये आपके पास होंगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, इन्हें आप क्या बोल सकते हो, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ओके, और ये जो कैपिटल में आपके पास प्रेजेंट है a और b, ये क्या हो गए आपके पास रिएक्टेंट, जबकि c और d ये क्या है आपके पास प्रोडक्ट। तो जब भी आप रेट लिख रहे होगे, ये चीज आप इक्विलिब्रियम में भी पढ़ के आए हो, जब आप कांस्टेंट लिखते हो, k लिख रहे होगे तो कैसे लिखते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, और ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये कहाँ चला जाता है, आपके पावर के अंदर। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे यही बताई हुई है। देखो, जैसे ही रेट लिखोगे आप, रेट इज इक्वल्स टू k ब्रैकेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अब पावर में कोएफिशिएंट रिएक्टेंट का इनटू सेकंड रिएक्टेंट और पावर में उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो रेट को हम इस तरीके से लिखते हैं। अब ये जो a है, ये स्मॉल a क्या बता रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a। इसी a को आप नाम दे देते हो, इसी कोएफिशिएंट को आप नाम दे देते हो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर आपको b दिख रहा है, दैट इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। K क्या है, K इज रेट कांस्टेंट। A और B क्या है, कंसेंट्रेशन इन मोल। ठीक है, रेट इन मोल dm टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब A और B जो है आपके पास, इन्हें आप स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोल दो या ऑर्डर बोल दो। ठीक है, जब ऑर्डर की बात होगी तो ऑर्डर में जितनी भी पावर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी वो सिंपली आपको ऐड कर देनी है। ठीक है, देखो, for the reaction AA plus BB giving rise to CC plus DD, इस तरीके से आपके पास रिएक्शन होगी। R is directly proportional to A to the power M into B to the power N, और R is equals to K A to the power M और B to the power N। ठीक है, अब देखो, ये जो M और N है ये क्या यहाँ पे बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं ऑर्डर। ठीक है, सिंपली आप याद रखो M और N क्या है, यहाँ पे ऑर्डर है। ओके, अब ये जो ऑर्डर है ये आपका इक्वल भी हो सकता है A और B के, और इक्वल भी नहीं हो सकता। M इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, जबकि N क्या होगा, इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। ये पॉइंट आपको क्लियर है।
m+n इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और जब ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना होगा तो क्या कर दोगे, m+n। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पे C की बात करी जाए तो मान लो आपके पास अगर C का आपको दे रखा है O और D का आपको दे रखा है P, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप, O+P। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट एलिमेंट्री रिएक्शंस। देखो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जो कि एक सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती हैं, उन्हें आप नाम देते हो एलिमेंट्री रिएक्शंस। A reaction may involve more than a elementary reaction or step also। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक स्टेप भी हो सकता है और एक से ज्यादा स्टेप भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर केवल और केवल एक स्टेप के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, उसे आप नाम देते हो एलिमेंट्री रिएक्शन। Overall rate of reaction depends on the slowest elementary step, thus it is known as rate determining step। देखो जब बहुत सारी स्टेप्स हो रही हैं अगर किसी रिएक्शन के अंदर, तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगी, जो काफी धीरे चल रही है, उसे आप नाम दोगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और RDS। ठीक है, अब एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर तो हो ही केवल एक स्टेप में रही है रिएक्शन कंप्लीट, तो जो वो सिंगल स्टेप है उसी को आप RDS बोल दोगे या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन बोल दोगे। ठीक है, बात बराबर ही है। अब हमारे पास है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री स्टेप इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर पार्ट ले रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलते हो, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप के अंदर हो रही हैं, ऐसी रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप में कन्वर्ट हो रही हैं, उनके केस में क्या होगा, उनके केस में ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये ऑर्डर है, जीरो नहीं है, ऑर्डर विल बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर नॉट नोन। ऐसी एलिमेंट्री रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप में हो रही हैं, उनकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं पाई जाती। ठीक है, because collisions in which more than 3 particles come together simultaneously are rare। ठीक है, लॉजिक भी दे दिया, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉलिजन नहीं है जिसके अंदर एक साथ 3 पार्टिकल्स कोलाइड करें। मतलब ऐसे रिएक्शंस होती तो है लेकिन बहुत ज्यादा रेयर होती है नेचर के अंदर। ओके, अब हमारे पास कुछ मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड एग्जाम्पल्स गिवन हैं। देखो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या था, सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ मॉलिक्यूल। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। अब देखो यहां पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा एक चीज और, मॉलिक्यूलरिटी को जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे देखोगे तो आपके पास जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो 3 तरीके की हो जाएगी। कैसे, आपके पास एक हो जाएगा यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर क्या होगा, जिसके अंदर केवल एक पार्टिकल होगा, आप बोल सकते हो एक मॉलिक्यूल होगा। फिर दूसरा आपके पास हो जाएगा बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर में क्या होगा, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स टेक पार्ट करेंगे। और तीसरा आपके पास हो जाएगा ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, ट्राइमॉलिक्यूलर में क्या होगा, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। इस तरीके से आप डिवाइड करते हो मॉलिक्यूलरिटी को। तो सबसे पहला एग्जांपल देखो, PCl5 गिविंग राइज टू PCl3 प्लस Cl2। इसके बारे में जब आप बात करते हो तो यहाँ पे देखो कितने मॉलिक्यूल्स पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, ओनली 1। एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट मतलब 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, PCl3 प्लस Cl2, लेकिन पार्ट कितने ले रहे हैं मॉलिक्यूल्स, एक, टोटल एक मॉलिक्यूल है। तो दैट मींस मॉलिक्यूलरिटी क्या हो गई, यूनिमॉलिक्यूलर। अब देखो 2HI गिविंग राइज टू H2 प्लस I2। अब मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2, और इसे आप क्या नाम दोगे, बायोमॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं HI के। 2SO2 प्लस O2 गिविंग राइज टू 2SO3। अब देखो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हुए,
2SO2, 2 तो SO2 के और 1 O2 का, दैट मीन्स 3, तो इसका मतलब हुआ मॉलिक्यूलरिटी ट्राइमॉलिक्यूलर। NO प्लस O3 गिविंग राइज टू NO2 प्लस O2, यहाँ कितने हो गए बायमॉलिक्यूलर, ठीक है। 2CO प्लस O2 3 हो गए ट्राइमॉलिक्यूलर। FeCl3 प्लस SnCl2 ट्राइमॉलिक्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड रेट लॉस, ठीक है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर द रिएक्शन A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। अच्छा देखो, ऑर्डर जो होता है ना दैट कुड बी 0 और 1, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं, लेकिन हम लोग 0 और फर्स्ट ऑर्डर को कवर करेंगे। तो फॉर दी 0 ऑर्डर रिएक्शन A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली गिवन होगा कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब A रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो A0 माइनस AT इज इक्वल्स टू K0 बाय T। मतलब K0 क्या हुआ, K0 इज दी रेट कांस्टेंट। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब आपको रेट कांस्टेंट K0 की वैल्यू पता करनी है, किसकी वैल्यू पता करनी है, K0 की, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे A0 माइनस AT डिवाइडेड बाय T। अब A0 और AT क्या है, A0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A, फिर AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट अ पर्टिकुलर टाइम T, और T क्या हो जाएगा आपके पास जो टोटल टाइम आपको गिवन होगा, ठीक है। तो इससे आप K0 की वैल्यू पता कर लोगे कहां पे, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ओके। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पास हाफ लाइफ। फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ T हाफ इज इक्वल्स टू A0 डिवाइडेड बाय 2K। K क्या है, रेट कांस्टेंट, ठीक है। एग्जांपल्स देख लो, एंजाइम कैटालाइटिक reactions are 0 order with respect to substrate concentration. Example, decomposition of gases on the surface of metallic catalyst like decomposition of HI on gold surface, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है और ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो A इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। डेल्टा A बाय A इज इक्वल्स टू माइनस K1T। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो K1 जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग A0 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय AT। अच्छा, A0 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट T is equals to 0 while AT is equals to concentration of A at a particular time T, ठीक है। T हाफ कैलकुलेट करना होगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना 0.693 डिवाइडेड बाय K1, यहां से K1 निकालो इस फॉर्मूले से अगर, और T हाफ पूछा है तो K1 को यहां वैल्यू पुट करो और डायरेक्टली आंसर ले लो, ठीक है। हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल देखो, N2O5 giving rise to NO2 plus half O2, Br2 से 2Br, 2HNO3 से 2NO plus H2O, H2O से H2O plus half O2। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, ठीक है। ग्राफ आपको दे रखा है। अब हमारे पास नेचर के अंदर कुछ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी होती है। देखो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस किन्हें बोलते हैं, दीज आर द रिएक्शंस इन विच मोर देन वन स्पीशीज इज इन्वॉल्व्ड। एक से ज्यादा स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं इन रिएक्शंस के अंदर इन द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बट स्टिल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर कैसा रहता है, 1 रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, ये किसका एग्जाम्पल है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, और दूसरा है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ज्यादातर यही एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल हो गए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ nth रिएक्शन। मान लो आपको कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दे दी या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन दे दी और आपको पूछा कि भाई हाफ लाइफ बता दीजिए, तो कैसे करोगे, KT हाफ इज इक्वल्स टू 2 की पावर n-1, जितनी भी आपको रिएक्शन की ऑर्डर दी रखी होगी, मान लो 3 दे रखी है तो 3 पुट कर देना, 2 की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 A0 की पावर n-1, ठीक है। Where n is equals to order of reaction, that could be not equals to 1, okay। ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया था, वैल्यू चेंज थी लेकिन एग्जाम के अंदर गेट के अंदर डायरेक्टली यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 90% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर, ठीक है। 90% रिएक्शन कितने आवर में कवर हो रही है, 10 आवर में। आपसे पूछा है कि 99.9% कितनी देर में हो जाएगी, ठीक है, रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी, 99.9%, ठीक है। अब देखो इसका सोल्यूशन क्या है, देखो K1 की वैल्यू निकाल देते हैं। अच्छा देखो आपको यहां पे क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां पे पहले से ही मेंशन है, दैट मींस आप K1 का फॉर्मूला लगा सकते हो। K1 का फॉर्मूला क्या था, 2.303 डिवाइडेड बाय T log A अपॉन A माइनस एक्स। अब देखो सबसे पहले दे रखा था आपको 90% रिएक्शन, टोटल कितनी रिएक्शन होती है, मतलब कितना परसेंट होती है, 100%। दैट मींस A की वैल्यू थी 100, तो आपने लिया log A की जगह आपने डाला 100, और A माइनस एक्स में क्या आ गया, 90, सॉरी 100 माइनस 10, दैट मीन्स 100 माइनस 90 किया आपने, x की वैल्यू 90 थी तो आपके पास आ गया 10, ठीक है। क्या किया हमने, टोटल हमने ली रिएक्शन 100% थी, t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू t आपको कितना दे रखा था, 90, तो आपने लिया a माइनस एक्स, a कितना हुआ 100 और माइनस 90 दैट मीन्स 10, ठीक है। तो K1 की वैल्यू आपके पास यहां से आ गई 2.303 डिवाइडेड बाय 10 कहां से आया, टाइम, लॉग a कितना था 100, a माइनस एक्स कितना हो गया 10। अब आपने इसको सॉल्व किया, ये 0 से 0 कट हुई, दैट मीन्स आपके पास आ गया 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 1 आर, ठीक है। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, इसीलिए यहाँ पे ये पूरा टर्म आपका बन गया 1, ठीक है। अब K1 आ गया आपके पास। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताओ कितने टाइम में 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, दैट मीन्स उसने आपसे क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया। क्या करोगे, वापस से यही वाला फॉर्मूला लगाओ। अब आपके पास K1 की वैल्यू तो है, टाइम की वैल्यू निकाल लो, तो 2.303 डिवाइडेड बाय K1 कितना था, 2.303 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, लॉग 100 अपॉन 0.1, ठीक है। कैसे आया 100 अपॉन 0.1, a कितना था 100, इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 और a माइनस एक्स, दैट मीन्स a कितना है 100 माइनस 99.9 दैट मीन्स 0.1। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ जाता है 30 आर, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 स्टेप में होता है, सबसे पहले K1 की वैल्यू निकालो, फिर टाइम की वैल्यू निकाल लो और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। बस आपको सिंपल लॉग की कुछ वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 6 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कितनी दे रखी है, 6 मिनट, ठीक है। टी हाफ दे रखा है 6 मिनट, और किसके लिए दे रखा है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, बोल दो K निकालना है, सिंपल सा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या पड़ी थी, आपने वैल्यू पड़ी थी टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K, यही पड़ा था। तो अब आपको K की तो वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, इंटरचेंज करो, K इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ की वैल्यू 6 मिनट, सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.1 के करीब, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको सोल्यूशन में यही चीज दिखाई हुई है, देख लीजिए। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K1, इंटरचेंज किया 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो अप्रोक्सीमेटली 0.1 आया, पूरा निकालते हो तो 0.115 मीटर इनवर्स। यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है हमारे पास अर्हेनियस इक्वेशन। Arrhenius equation is an expression that provides a relationship between rate constant of a chemical reaction and the absolute temperature, ठीक है। absolute temperature और rate constant के बीच में एक relation हमें बताता है कौन, Arrhenius equation। इस equation का expression क्या है, ये याद रखना है। देखो expression है K is equals to AE to the power minus EA divided by RT। ये रिएक्शन याद रखना, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ ली जाती है। K क्या है, रेट कांस्टेंट,
E क्या है यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी, और A क्या है यहाँ पे, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ दे रखा है, ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद रखनी है। ओके, ये क्या कौन सी इक्वेशन है, अर्हेनियस इक्वेशन। अब हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट, रिएक्शन रेट। A chemical reaction take place due to the collision among the reactant molecules। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, केमिकल रिएक्शंस जनरली कैसे होती है, दो कोई भी आपके पास रिएक्टेंट होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, उसी टकराने को हम बोलते हैं कोलिजन, और उससे रिलेटेड जो थ्योरी हुई वो हुई हमारे पास कोलिजन थ्योरी। तो देखो, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द कोलिजन्स अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। The number of collision taking place per second per unit volume for the reaction mixture is known as collision frequency। कितने collision हो रहे हैं पर यूनिट सेकेंड, आप बोल सकते हो पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम कितने collision हो रहे हैं, उसी को आपने नाम क्या दिया, collision frequency। और collision frequency को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से। ठीक है, द वैल्यू ऑफ collision frequency is very high। जो वैल्यू होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी की, दिस इज वेरी है, बहुत हाई होती है। किस ऑर्डर की होती है, 10 to the power 25 to 10 to the power 28 इन केस ऑफ बाइनरी कोलिजन्स। ठीक है, एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग अ केमिकल चेंज, और हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर कोलिजन हो रहा है तो वो हमेशा ही कुछ ना कुछ केमिकल चेंज लेके आएगा। द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स आर द इफेक्टिव कोलिजन्स। और इफेक्टिव कोलिजन्स किसे बोलोगे आप, जिनका मतलब ये होगा कि जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जब आपके प्रोडक्ट्स एक्चुअल प्रोडक्ट्स कन्वर्ट होंगे तब आप उसे नाम दोगे इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन्स विच ब्रिंग केमिकल चेंजेस आर फ्यू इन कंपैरिजन टू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आर इनएफेक्टिव इलास्टिक कोलिजन्स, दैट इज molecules just collide and disperse in different direction with different velocities। देखो, इफेक्टिव कोलिजन्स जो होते हैं, जो कि केमिकल चेंज लेके आ रहे हैं, वो काफी कम होते हैं नेचर के अंदर। क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं वो एक डायरेक्शन में या फिर एक ही वेलोसिटी के साथ कोलाइड करें। ठीक है, अब आपके पास नया टॉपिक आ जाता है यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी। यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड रिजल्ट्स हैं। ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग आपका रेडियो एक्टिव डीके होता है। रेडियो एक्टिव डीके के लिए आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज -dNA/dt इज इक्वल्स टू INA। देखो, वेयर I इज इक्वल्स टू डीके कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, Na क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट अ टाइम when it is calculated। ठीक है, जब आप रेट कैलकुलेट करोगे। अर्हेनियस इक्वेशन यहाँ पे रेडियोएक्टिव डीके के लिए नहीं लगाते हम। इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होता है दैट इज NT इज इक्वल्स टू N0 e टू द पावर IT। NT और N0 क्या है, आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम T। N0 कब होगा आपका, ओरिजिनल T इज इक्वल्स टू 0 पे। हाफ लाइफ कैसे बताओगे, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ओके, एवरेज लाइफ टाइम की बात कर लेते हैं रेडियो एक्टिव डीके के अंदर। तो लाइफ टाइम ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड न्यूक्लियर इज इक्वल्स टू T एवरेज डिवाइडेड बाय 1/लैम्डा। ठीक है, एक्टिविटी रेट ऑफ डीके कैसे होगा, A इज इक्वल्स टू DNA/dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवाइडेड बाय dt ऑल्सो AT इज इक्वल्स टू A0 इंटू E टू द पावर -IT। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास फॉर्मूला आ गए, इनके ऊपर ही आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखिए और इनको अप्लाई करके आपके आंसर्स आराम से आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आज हमने पूरा केमिकल काइनेटिक्स को आसानी से इजीएस्ट कंसाइज वे में स्टडी कर लिया है। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आपको करना क्या है, यहाँ पे अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ना है, प्रिपेयर करते हुए चलना है। एज वेल एज आपको जो 2-3 एग्जाम्पल्स कराए हैं वीडियो के अंदर, वो एग्जाम्पल्स आपको ग्राफ में लेके आने हैं, ग्रिप में लेके आने हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको सेकंड नंबर पे जो एग्जाम्पल कराया था वो एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला।
ओके सो ये एग्जाम्पल जो था आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि 90% जो रिएक्शन है वो इतने टाइम में हो रही है और आपको 99.9% रिएक्शन कितने टाइम में होगी वो कैलकुलेट करना है। ये आपका PYQ भी था और हर साल मतलब एक साल छोड़ के या फिर आप बोल सकते हो लगातार ये जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन होता है वो एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।